हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, यूनिट 5th है ये आपकी। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने मैक्सिमाइज का केस कराया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल और मिनिमाइज का केस कराने वाली हूँ। तो डायरेक्टली ना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है और ये सारे इसके कॉन्स्ट्रेंट हैं। अब मैंने तुम्हें एक वेरिएबल के बारे में बताया था पिछले केस में, दैट इज स्लैग वेरिएबल। ठीक है, स्लैग वेरिएबल कब यूज़ होता है? जब हमारी ऐसे वाले फंक्शन होते हैं, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ होती है वो कम होती है और राइट हैंड वाली चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्लैग वेरिएबल के हेल्प से हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं। लेकिन इसके अलावा ना एक सरप्लस वेरिएबल भी होता है। अब मैम सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? सरप्लस वेरिएबल ना इन वाली इक्वेशन इनइक्वालिटीज में आता है, जहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ा हो और राइट हैंड साइड हमारा छोटा हो। ठीक है, उस केस में हम सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। होता कुछ नहीं है, ये भी हमारा एस ही लिखा जाता है, बट स्लैग वेरिएबल में हम पॉजिटिव एस लिखते हैं और सरप्लस वेरिएबल में हम माइनस एस लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम पहला स्टेप अपना वही करेंगे कि हम सारे कॉन्स्ट्रेंट की इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, चलो इन्हें लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस S1 इज इक्वल टू 6। इक्वालिटी में चेंज हो गया, सॉरी प्लस आएगा, प्लस S1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट आएगा माइनस x प्लस वाई माइनस S2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारा x, y, S1 एंड S2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम सबसे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते थे। वो कैसे निकालते थे कि हम x और y को 0 रख देते थे। अब अगर इस केस में मैं x और y को 0 रखूँ तो मेरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आएगा, तुम खुद बताओ। S1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, लेकिन S2 इज इक्वल टू -4 आएगा, जो कि नेगेटिव है, तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हमारे पास एक वेरिएबल आता है a मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस a कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि हमारा जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल जाए। तो अब देखो हम क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस a इज इक्वल्स टू हमारा 6। ठीक है, ये सॉरी इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 और ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगी, यहाँ पे x, y, S1, S2 था ना, इसके अलावा मैं एक और चीज़ लिख लूंगी, दैट इज a इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे S1, S2, a लेके आया ना, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस एम ए। ये ध्यान रखना, प्लस S0 S1 प्लस 0 S2। 0 S1 0 S2 तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ध्यान रखना कि a जो हमारा ये आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है ना, इसका जो हम कॉफिशिएंट लेते हैं वो -m लेते हैं। अब m क्या है, हम m एज्यूम करते हैं कि m एक बहुत लार्ज वैल्यू है। हमें नहीं पता कितनी लार्ज है कितनी नहीं है, बस हम एज्यूम करते हैं कि बहुत लार्ज वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी प्रॉपर बन गया है, अब हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट भी हमारे प्रॉपर बन गए हैं। अब हम चलते हैं टेबल पे। तो टेबल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी ना, पिछले पार्ट में, वैसे ही हम बनाएंगे। देखो, तो ऐसे मैंने ये टेबल बना ली है जैसे कि हम पहले बनाते थे। अब इसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे बेसिक वेरिएबल क्या थे, तो बेसिक वेरिएबल हमारे क्या थे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब S1 एंड a। तो हम यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे S1 और a। ठीक है, अब सीजे में क्या आता है, इनके जो कॉफिशिएंट है, S1 का कॉफिशिएंट 0 है, हम यहाँ से ले सकते हैं, और a का कॉफिशिएंट हमारा m है, हमने ये सीजे में लिख दिया, सॉरी -m है। ठीक है, हमने -m लिख दिया। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू 0 पुट करूँ तो S1 से सॉल्यूशन क्या आएगा, 6। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू 0 पुट करूँ, मतलब x, y और S2 की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, 4। तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, हमारा क्या आएगा, 6 और 4। अब मुझे सबके कॉफिशिएंट डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में जो भी कॉफिशिएंट था, x का कॉफिशिएंट 1,
और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट मेरा था -1, ठीक है। ऐसी y का कोफिशिएंट 1 1, ये सारे कोफिशिएंट मैं अब टेबल में फिल कर दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें निकालना होता है ZJ, ठीक है। ZJ क्या होता है? ZJ होता है दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो जब मैं 6 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगी 0 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई -m से करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी मेरे पास -4m। ऐसी सिमिलरली मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगी। सिमिलरली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लाई मैं CJ से करूँगी और यहाँ पे अपना ZJ लिखूँगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है CJ माइनस ZJ। CJ हमारी यहाँ ऊपर वैल्यूज़ दे ही रखी है, ZJ हमने निकाल लिया है। तो जब हम माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास 2 -m आएगा पहली वैल्यू में, 2 -m। नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास आएगा 1 माइनस और -m, तो ये हो जाएगा 1 + m। सिमिलरली यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे आएगा -m और 0, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, जैसे हम पहले फाइंड करते थे ना, वैसे ही मैक्सिमाइज के केस में, कि हमारी सबसे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है? जब सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फिर 0। तो देखो नेगेटिव है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वाली, क्योंकि m ऑलरेडी जो है वो एक बहुत ही लार्ज वैल्यू है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और उस m में हम 1 और प्लस कर रहे हैं, तो मतलब ये काफ़ी लार्ज वैल्यू हो गई। तो ये वाला जो हमारा वेरिएबल है, मतलब ये y, अब हमारा होगा इंसर्टिंग वेरिएबल। अब हम इस वाले वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के कॉलम में। लेकिन अब हमें फाइंड करना है कि हमारे डिपार्टिंग वेरिएबल क्या होंगे। तो डिपार्टिंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये की कॉलम आता है ना, इससे डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन की वैल्यू को, मतलब 6 डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा 6। सिमिलरली 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। अब इस वाले कॉलम में, ये जो रेशो वाले कॉलम है, सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उससे उसका करस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल होता है वो हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल है हमारा A, आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट टेबल बनेगी जहाँ पे हमारा बेसिक वेरिएबल के कॉलम में S1 और Y होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल की जगह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। देखो मैंने अब बेसिक टेबल बना ली है, और यहाँ पे मतलब हमारी जो सेकंड टेबल है वो मैंने बना ली, बेसिक चीज़ें मैंने भर दी हैं, और यहाँ पे मैंने अपना बेसिक वेरिएबल जो भी सब होगा वो सब लिख दिया। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले ना हम की रो फिल करते हैं। की रो क्या होती है? की रो का मतलब होता है ये वाली रो, मतलब जिस वाले कॉलम के वैल्यू डिपार्टिंग, जहाँ से डिपार्टिंग हुई है और एंटरिंग हुई है, वो वाली रो हमारी की रो होती है। ये सब मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, तो इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो सबसे पहले की रो फिल करते हैं। तो की रो फिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा की वैल्यू होती है, की वैल्यू कौन सी? जो की रो में भी आ रही हो और की कॉलम में भी आ रही हो, उससे हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को, सॉल्यूशन की वैल्यू को। तो जब मैं 4 को डिवाइड करूंगी 1 से, तो मेरे पास वैल्यू 4 ही आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू 4 ही लिखूंगी, ठीक है। सिमिलरली सॉरी गाइस, सिमिलरली जब मैं 1 से डिवाइड करूंगी -1 को, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी, है ना। 1 से किसी को भी डिवाइड करूंगी तो मेरी वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम ये वाली जो रो है वो एज इट इज अपनी की रो में फिल कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल में। तो फिर फटाफट चलो लिख देते हैं। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -1 देन 1 0 -1 और 1, ठीक है। अब आता है मैटर नॉन की रो का। नॉन की रो मतलब ये वाली। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, तुम्हें याद होगा। फॉर्मूला था ओल्ड नॉन की रो माइनस की कॉलम, सॉरी गाइस गलती हो गई, की कॉलम मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? न्यू की रो से, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी पहली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी शायद तुम्हें एक बारी में याद ना हुआ हो, इस होप से मैं तुम्हें फिर दोबारा समझा रही हूँ। अब देखो ये कैसे निकलेगी, तो मैं एक की निकाल के बता देती हूँ। 6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैसे ही पूरी की नॉन की रो की निकलेगी। तो हमारी ओल्ड नॉन की रो की वैल्यू क्या है? 6, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे की कॉलम। की कॉलम क्या है हमारा? 1 है ना, ये हमारा की कॉलम -1। लेकिन इस 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे न्यू की रो से। न्यू की रो कौन सी आएगी हमारी? 4,
ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू की रो है वो 4 यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली हम बाकी नॉन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस टेबल में फटाफट सारी वैल्यूज लिख देते हैं। तो हमारी वैल्यू आएगी 2 2 0 1 1 और -1, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हमारा जैसे नॉर्मल स्टेप होता है, हम क्या निकालेंगे, जेड से निकालेंगे। जेड से कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई सीधे से करके। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी -1 1 0 -1 और 1। अब हमें क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे अब हमें कैलकुलेट करना है। तो सी जे हमारा ये रहा, जेड जे हमारी वैल्यू ये आ गई। तो अब हम इसमें से माइनस करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आएगी 3, यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे आएगा -1 -m। अब क्या हमारी सारी वैल्यू नेगेटिव या फिर 0 हो गई है, नहीं हुई है, अभी एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। कौन सी वाली, ये 3। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो की कॉलम बनेगा वो ये वाला बनेगा, x वाला, और हमारा जो वेरिएबल अब एंटरिंग वेरिएबल होगा वो होगा x। अब हमें निकालना है डिपार्टिंग वेरिएबल। तो डिपार्टिंग वेरिएबल निकालने के लिए हम सिमिलरली जो करते हैं वही इस बार करेंगे, क्या, की कॉलम से डिवाइड कर देंगे हम सॉल्यूशन की वैल्यू को। तो जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे -4 आएगा। ये वैल्यू हमारी आ जाएंगी। क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमारी नेगेटिव है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बची कौन सी वैल्यू, ये वाली, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है वो हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल हुआ। तो अब हमें पता चल गया कि एंटरिंग होगा x और डिपार्टिंग होगा s1। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट टेबल इसी की। देखो जब आप अपनी लास्ट टेबल बनाओगे ना तो वो टेबल आपकी कुछ ऐसी दिखेगी जैसे ये दिख रही है, ठीक है। तो आप अपनी खुद से टेबल बनाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ टेबल कैसी बननी है और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, क्या सी जे माइनस जेड जे में सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव या फिर 0 है, हाँ 0 है। तो मतलब यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मतलब क्या, कि हमें x की 1 यूनिट बनानी चाहिए और y की हमें 5 यूनिट बनानी चाहिए, या फिर ये कहो कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। ये हमारा हो गया आंसर। अब हमारा नेक्स्ट केस आना है मिनिमाइजेशन का। देखो मिनिमाइजेशन के केस में हमारे मेजॉरिटी स्टेप सेम ही हैं जो अब तक हमने सीखे हैं। जहाँ पे डिफरेंस होगा मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि ये सारी जितने भी कॉन्स्ट्रेंट हैं इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। अब तुम यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि यहाँ इसके साइन के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल नहीं सरप्लस वेरिएबल लेके आना है। मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 2x + 2y - s1। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा, जैसे अभी हमने पिछले केस में देखा था। तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज a1 = 1। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाली कंडीशन को लिखेंगे, x + 3y - s2 + a2 = 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x y s1 s2 a1 a2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर ये सब चेंज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा z = 8x + 12y + 0 s1 + 0 s2 + m a1 + m a2। अब समझ आया क्या डिफरेंस है। जब मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन का केस कराया था तो मैंने आपको बोला था कि हमारी जो ये कॉफिशिएंट होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल का वो -m होता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि जो भी कॉफिशिएंट होगा हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल का वो +m होगा, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। जो भी डिफरेंस है ना इनको याद रखना, बाकी मिनिमाइजेशन कुछ अलग नहीं है मैक्सिमाइजेशन और अब तक के केस से। तो हमारा यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है, कॉन्स्ट्रेंट बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑफकोर्स अब हम टेबल बनाएंगे। तो चलो टेबल शुरू करते हैं। देखो यहाँ तक मैंने अब टेबल बना लिया है। अब देखते हैं कि हमारे बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x और y को 0 रखूँ बस, तो मेरा s1 से मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि s1 = -1 हो गया। इसी वजह से तो मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x y s1 और s2 सबको 0 रखेंगे, और हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो a1 और a2 से आएगा। मतलब a1 = 1 एंड a2 = 2। तो हमारी ये जो बेसिक वेरिएबल वाली रो है यहाँ पे हम फटाफट लिख देंगे a1 और a2, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अभी बताया 1, ठीक है, और 2। और अब cj में हम क्या लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल के कॉफिशिएंट, दैट इज m और m, ठीक है।
गाइज ये m है, बन नहीं पा रहा ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे जैसे कि हमने कॉफिशिएंट भरे थे वही सारे कॉफिशिएंट लिख देंगे। तो फटाफट कॉफिशिएंट लिखते हैं, 2 2 -1 0 1 एंड 0। सिमिलरली सेकेंड रो में लिखेंगे 1 3 0 -1 0 और 1, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंपल, हमें जेड से निकालना है। तो जेड से क्या होता है कि हम सी जे से मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन वाले कॉलम की। तो जब हम सी जे से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन वाले कॉलम की, m इंटू 1 m, 2m इंटू 1 2m, इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3m। सिमिलरली हम आगे का करेंगे तो इट विल बी 3m, यहाँ पे भी यहाँ आएगा हमारा 5m, यहाँ पे आएगा -m m और m, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। तो हमारा सी जे ऊपर दे रखा है, जेड जे हमें नीचे दे रखा है, निकाल देते हैं। तो यहाँ आएगा 8 - 3m, यहाँ आएगा 12 - 5m, और यहाँ पे m और 0 0। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि मिनिमाइजेशन के केस में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब होता है जब हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव हो, एक भी वैल्यू नेगेटिव ना हो। तो अब तुम क्या देखो कि क्या सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखने से तो तुम्हें लग रहा है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, वो सारी वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 में से अगर तुम 5 इंटू m हमारी ऑलरेडी इतनी लार्ज वैल्यू है, उसके भी 5 टाइम अगर तुम 12 में से माइनस करोगे तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाली हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है नेगेटिव, और हमें अब बनानी पड़ेगी दूसरी टेबल। तो अब तुम्हें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। अब हमें निकालना है डिपार्टिंग वेरिएबल। तो डिपार्टिंग वेरिएबल निकालने का तो सेम ही तरीका है जैसे हम पहले वाले केस में निकालते थे। हम क्या करेंगे, ये हमारा जो की कॉलम बना है इससे डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन की वैल्यू को। सो 1 / 2 इट विल बी 0.5, ठीक है, एंड 2 / 3 इट विल बी 0.6। अब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो हमारा डिपार्टिंग होगा। तो छोटी क्या है, ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, ये। तो मतलब a1 हमारा डिपार्टिंग हो गया और y हमारा एंटरिंग हो गया। अब बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। देखो ये तुम्हारी टेबल बन थी जो अभी हमने बनाई, और जब तुम बनाओगे ना अपनी दूसरी टेबल तो ये तुम्हारी सेकेंड टेबल आएगी, ठीक है। अब अगर तुम पूछो कि ये वाली वैल्यूज कैसे निकालनी है, हाँ, तो जैसे हमने पिछले वाले सॉल्यूशंस में की रो और नॉन की रो की वैल्यू निकाली थी ना, की रो और नॉन की रो की, सिमिलर तरीके से ही इस वाले सॉल्यूशन में भी निकलेगी। मतलब मिनिमाइजेशन के केस में भी कुछ ऐसा अलग नहीं है, बस 2 ही पॉइंट पे डिफरेंस था, वो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो अब तुम जब अपनी सेकंड टेबल बनाओगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे में अभी भी वैल्यू हमारी नेगेटिव है। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अभी हमारी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारी फिर से एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा हमारा S1, और हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये हमारा A2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी थर्ड टेबल भी बनेगी। जब तुम्हारी थर्ड टेबल बनेगी ना तो थर्ड टेबल कुछ ऐसी होगी। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे में सारी वैल्यू ना नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब यही तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि y की वैल्यू इज 2/3 एंड S1 की वैल्यू इज 1/3, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। अब मुझे ना कुछ एक दो बातें तुम्हें समझानी है। ये तुम्हारी इसी क्वेश्चन की सेकंड टेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुम्हारा ना एंटरिंग वेरिएबल में एक ही वेरिएबल ऐसा है, ये वाला, जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू जो है वो एक ही ऐसी है। बट मान लो अगर यहाँ पे भी वैल्यू तुम्हारी 6 - 3m/2 होती, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बताओ तुम्हारा एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता, बताओ, सोचो। तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एंटरिंग वेरिएबल तुम कौन सा ले रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारा सॉल्यूशन वही आएगा जो आना होगा, चाहे तुम S1 ले लेते चाहे तुम x ले लेते। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे 1/3 आ रहा है और यहाँ पे भी तुम्हारा 1/3 आ जाता, मतलब अब तुम्हारा डिपार्टिंग वेरिएबल में हो गई है टाई। तो डिपार्टिंग वेरिएबल में अगर टाई है तो बताओ तुम कौन से वेरिएबल को डिपार्ट करोगे, सोचो। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है डीजेनरेसी। मतलब ये
कि इसका ना हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब तुमने सेकंड टेबल बनाई है, तुम थर्ड टेबल बनाओगे और हो सकता है तुम्हें फोर्थ भी बनानी पड़े, तो तुम इवेंचुअली देखोगे कि तुम फर्स्ट टेबल पे ही आ गए हो, मतलब वो साइक्लिक ऑर्डर चलता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा आंसर नहीं आना होता। तो अगर तुम्हारा कहीं पे भी डिपार्टिंग वेरिएबल टाई करेगा ना, तो तुम्हें आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली लिख के आना है सॉल्यूशन इज डिजेनरेसी, और ये साइक्लिंग ऑर्डर हमारा चलता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार ड्यू ना स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारी जो यूनिट फिफ्थ है वो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, एलएलपी। अब तुम्हारी सिर्फ 2 यूनिट बची है, यूनिट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, मैंने ये यूनिट पहले इसलिए कराई है क्योंकि अगर तुम देखो तो अगर तुम्हें एक बार ये लीनियर प्रोग्राम एलपीपी अगर तुम्हें एक बार ये समझ आ गया ना कि कैसे टेबल बननी है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक ही सेम पैटर्न बार बार फॉलो होना है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, और ऐसी तुम्हारी जो यूनिट 5 है उसमें भी तुम्हें फॉर्मूले ही याद करना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और मैथ्स में ना स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत कम जाता है। तो मैंने ये 2 यूनिट तुम्हें पहले करा दिए। अब बाकी की जो ये 2 यूनिट है ये थोड़ी टफ है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ना कैसे भी घूम के आ जाते हैं, तो ये अब मैं आगे तुम्हें कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।